दोस्तों, तुलसी की कॉमिक्स की कहानी पेश है हार जीत। दंस नामक छोटे से राज्य के स्वामी होते हुए भी रतन सिंह वीर स्वाभिमानी राजा थे। भूल का उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने इसी स्वभाव के कारण वे पड़ोसी राजाओं की आंखों के कांटे की तरह चुभते थे। एक दिन उन्हें कुंडलपुर नरेश के जोहर सिंह को संदेश मिला। रतन सिंह, हमारा आदेश है कि आप अपनी पुत्री मणिबाला का विवाह हमारे साथ कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। पत्थर पड़ते ही रतन सिंह का चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो गया। उन्होंने पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दूत इस पत्थर को टुकड़े अपने राजा को थमा दी और हमारा जवाब उन्हें मिल गया। उससे यह भी कहना रतन सिंह कि मरना सीखा है, झुकना नहीं। ठीक है महाराज। दूध चला गया, किंतु दरबार में देर तक मौत का सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा रतन सिंह की आवाज से टूटा। सेनापति, उत्तरी सीमा पर युद्ध की तैयारी की जाए, जो आज्ञा। सहसा ही ऐसा निर्णय क्यों अंदाता? महामंत्री जोहर सिंह हमारे पुरुष से वीरता स्वाभिमान को चुनौती दी है। वह चाहता है कि हम उसके आगे झुक जाएं, किंतु महाराज, हमारे मुट्ठी भर सैनिक जोहर सिंह की विशाल सेना के समान सामना किस प्रकार करेंगे? जानते हैं नहीं कर सकते, किंतु अपने देश की आन के लिए मर तो सकते हैं महामंत्री। क्षमा करें महाराज, परंतु बुद्धिमानी नहीं कहती कही जाएगी। चुप रहो महामंत्री, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें कायरता से घृणा है। ऐसे कहकर महाराज रतन सिंह उठ खड़े हुए और वे महल पहुंचे। महारानी वीराबाई उनसे चेहरे के भाव छुपे न रहे। स्वामी, ऐसा लगता है जैसे आज किसी ने आपको स्वाभिमान को छलनी करने का प्रयत्न किया है। तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य प्रिय। जोहर सिंह की आयु भी 50 से ऊपर है। प्रश्न आयु का नहीं, उसके सम्मान का है। रतन सिंह ने पूरी बात बताई। और फिर हमारे वंश में विवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा है। आप कहे तो मैं मणिबाला से बात कर, मुझे विश्वास है कि उसके देश में रक्तपात से बचने के लिए वह। सुनते हुए रत्न की आंखें अंगारे की तरह धधक उठी। तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए महारानी, 20 पुरुष की पत्नी होकर भी तुम। क्षमा करे स्वामी। महारानी मणिबाला की त्याग और रक्तपात तो अवश्य रुक जाएगा, किंतु हमारा मस्तिष्क सदा के लिए जोहर सिंह के कदमों में झुक जाएगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी, और हम ऐसा होने से पहले यह मस्तक अपने हाथों से काट डालेंगे। रानी मणिबाला पर्दे के पीछे यह सब सुन रही थी। ओह, राज्य पर विपदा का कारण मेरे कारण आई है। पिताजी, मेरा निवेदन है, आप इस चिंता को त्याग दें। मैं इसका निवारण सोच लिया है। वह क्या पुत्री? अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पिताजी, मैं नहीं रहूंगी तो युद्ध कैसा? राजपूत की बेटी होकर तू आत्महत्या करेगी? जी पिताजी। किसी कायर है एक राजपूत कन्या शत्रुओं से डरकर आत्महत्या कर ले? होना तो यह चाहिए कि तू एक वीरता की तरह युद्ध भूमि में शत्रुओं का लोहा लेती। क्षमा करें पिताजी, एक पल के लिए मैं कर्तव्य भूल बैठी थी। पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मेरे जीवन के रहते वीर सिंह का देश का मान भंग नहीं कर सकेगा। हमें प्रसन्नता हुई पितरी, और आज यह सुनकर मेरे कोख क्या धन्य हो गई बेटी। मणिबाला ने अगले दिन अपनी सखी चंद्रकांता को सब कुछ कर सुनाया। चंद्रकला,
मैं इस विषय में तेरी सहमति जानना चाहती हूँ। तुम्हारा निर्णय नहीं। राजकुमारी, मैं जोर सिंह की रोना सैन्य शक्ति। यदि हम कुछ नहीं कर सके तो युद्ध में उसके प्राण तो ले सकते हैं। प्राण इतने सस्ते नहीं होते, यूं नहीं गवा दिए जाए। मैं समझे नहीं चंद्रकला। सकी वीरता तो तब है जब अपने प्राण गंवाने से पहले जोर सिंह के प्राण ले लिए जाएं। यह कैसे हो सकता है चंद्रकला? यह बिल्कुल हो सकता है मणि। उसके लिए तुझे एक युक्ति सोची है। उधर रतन सिंह जब सोकर उठे तो उन्हें उसके एक पत्र दिया। महाराज, यह पत्र राजकुमारी जी ने कक्ष में मिला है। कैसा पत्र है, दिखाओ। पिताजी, मैं चंद्रकला के साथ कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, किंतु इस निश्चित के साथ मैं जोर सिंह को समाप्त करके ही वापस लौटूंगी। पत्र पढ़कर रतन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तुमने निश्चय क्यों किया बेटी? कहने का आशय यह नहीं था। वीराबाई ने पत्र पढ़ा। उसने अपने पति को समझाया, आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए और आप रो रही हो। यह तो सोचो प्रिय कि हमें माणिक की आयु का ही क्या है, वो हमारी इकलौती बेटी है। तो क्या हुआ? आप जानते हैं कि वे शस्त्र कौशल में कुशल युद्ध कला में पूरी तरह निपुण है। यदि हमने इतनी कुटु शब्द न कहे होते तो कदाचित ऐसा न करती। उधर कुंडलपुर दूत ने जोहर सिंह के सम्मुख पत्थर के टुकड़े रखे दिए। हम पूछते हैं दूत, कागज के टुकड़ों का क्या अर्थ है? क्षमा करें अंदाता, यह टुकड़े उसी पत्थर के हैं। और रतन सिंह का यही जवाब है। सुनते ही जोर सिंह की आंखों में क्रोध के शोले उठ उठे। क्रोध से चिल्लाया, उस चीटी इंसान की इतनी हिम्मत! सेनापति, जो आज्ञा महाराज। देश को इसी समय धूलित में मिला दिया जाए, जैसी आज्ञा। और उस कमंडी रतन सिंह का सिर काट कर हमारे सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज। और दूसरी तरफ मणिबाला चंद्रकांता राजगुरु का वेश भरकर घोड़ा पर सवार होकर राजधानी पर निकल पड़े। चंद्रकला, मुझे भय है किसी ने जोर सिंह के हमारे राज्य पर तत्काल आक्रमण न कर दिया तो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए राजकुमारी, सबसे पहले हमें सेनापति का निशाना बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, यह ठीक रहेगा। कम से कम समय के लिए युद्ध तो रुक जाएगा। प्रातःकाल होने से पूर्व सखियों ने कुंडल नगर में प्रवेश किया। कुंडलपुर एक पहाड़ी पर स्थित नगर, चारों ओर पहाड़ियों से श्रृंखला, दोनों बड़ी धूप छाई थी। यार सुन, हमारे राजा का दिमाग कुछ खराब सा लगता है। प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करना उसका शौक बन गया है। उसका क्या बिगड़ता है? युद्ध में हम जैसे गरीब सैनिक मारे जाते हैं। हमारा सेनापति इतना डरपोक है कि हम हमेशा पीछे ही रहता है। यदि इन लोगों की काबू कर लिया जाए तो इनसे कुछ रहस्य की बातें किए जा सकती हैं। मैं तैयार हूँ चंद्रकला, तो चलो। दोनों सखियां हाथ में रस्सियाँ डाली और अगली दिशा में बढ़ चली। और फिर दोनों रस्सियों ने सैनिकों की ओर फेंकी। ओह, मार दिया मेरी गर्दन! और दम घुटने के कारण दोनों ही सैनिक गिर गए। और मणिका और चंद्रका ने उनको उठाकर अपनी छाती पर तलवार लगा दी। सैनिकों, हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहला, तुम्हारे सेनापति का निवास स्थान कहाँ है? दूसरा, किले में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग। यदि तुमने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। शिव मंदिर की दाईं ओर खंडर के नीचे वाले कक्ष से सुरंग किले में जाती है। सेनापति का निवास स्थान किले ठीक सामने है और किले का गुप्त मार्ग। किंतु खंडर में ऐसा स्थान रक्षा के लिए प्रत्येक समय साधु रुख 2 सैनिक अधिकारी रहते हैं और सुरंग के मुंह पर किसी प्रकार खुलता है, यह वही बता सकती हैं। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद दोनों सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। शत्रु को जीव छोड़ना घातक होता है। अब इन लाशों को ठिकाने लगानी है, यह ठीक रहेगा चंद्रकला। और दोनों ने लाशों को पत्थरों के ढकना शुरू कर दिया। उन्हें पता था सैनिक का तीसरा साथी उन्हें देख रहा है। उन्हें पता नहीं था
निश्चित ही वे शत्रु देश के गुप्तचर हैं। मुझे से सेना लायक सिक्को बताना होगा। वह भागा, सेना लायक के पास पहुंचा, उसे पूरी बात बताई। कुछ सैनिक को लेकर तुरंत चले जाओ। क्या आपने आंखों देखा? जी, वे लोग अब वही हैं। उधर 2 सैनिकों की लाश टुकड़ों में दबाने के बाद राजकुमारी, यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, फिर हम यहाँ से तत्काल छोड़ना चाहिए। उसी समय सामने से आते कुछ सैनिकों देखकर चौंकी। समय ने हमारा साथ दिया, नहीं तो हम सकी अब तक हम निश्चित गिरफ्तार किए जाते। घबराओ मत, सांस से काम लो, इन तलवारों के रहते हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकते। से दोनों अपनी अपनी तलवारें मैदान से बाहर निकाल दी। निकट आकर सैनिक ने घेर लिया। गुप्तचरों, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हम वीर हैं, अतः तुम हमें युद्ध के पश्चात ही गिरफ्तार कर सकते हो। सहसा आगे बढ़े। सैनिकों ने दोनों को गिरफ्तार कर लो। लेकिन आगे बड़ी मणि और बाला की तलवारों की चमक उठी। सैनिक की धरती पर गिरे और उपरांत चारों ओर सेना नायक गंभीर भयभीत होकर भागा। तलवारें हैं या बिजलियां, मुझे पूरी टुकड़ी बुलानी होगी। और थोड़ी देर बाद जब वे टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा तो मणिका चंद्रमा नहीं थी। वह दोनों छुपी जंगल में। मैं थक गई हूँ चंद्रकांत, तो थोड़ा आराम कर लो राजकुमारी। उसी समय निकट शेर की दहाड़ सुन के दोनों चौंकी। झाड़ी को निकलकर शेर किसी युग का पीछा कर रहा था। यह तो राजकुमार को मालूम होता है, हमें इसकी प्राण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोच तत्काल ही उन्हें अपना धनुष बाण पर चढ़ाया। जब तक युग प्राण रक्षा के लिए जल्दी ही वृक्ष पर चढ़ गया। शेर वृक्ष के निकट आ गया और युग का दुर्भाग्य, शाखा पे बैठा था वही कमजोर थी। युग का बोझ न समझ की और शाख टूटते ही नीचे गिरा। निकट आते ही शेर ने उस पर दाड़ मारा, परंतु वह युग को दबोच पाता इससे पहले चंद्रका माना कि बाण से लहूलुहान हो गया। शेर 2 पल के लिए चटपटाया और शांत हो गया। मेरे प्राण बचाकर दोनों ने मुझ पर उपकार किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वस्त्रों से तो आप कोई राजपुरुष लगते हो। ठीक ठीक कहा, मैं राजकुमार अनिवेश सिंह, कुंडनपुर के नरेश जौहर सिंह का पुत्र। उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर मणिका चंद्रका दोनों चौंक गई। चंद्रका मणि वास्तविक परिचय दिया। किंतु आप कौन है? देश की राजकुमारियों हैं आप दोनों, यह पुरुष का वेश क्यों धारण कर रखा है? तो आप हमारी अतिथि राजकुमारी। अतिथि नहीं, शत्रु कहिए राजकुमार। मैं अपने देश कुंडल का पूरा विनाश करने निकली हूँ, कहती उन्होंने अपनी तलवार बयान से खींच ली। यदि पता होता कि आप कुंडल नरेश की इकलौती पुत्री हैं, मैं कदापि आपके प्राणों की रक्षा न करती। अब क्या किया बिगड़ा जाए राजकुमारी। यदि हमारी मृत्यु आपके प्रतिशत शांत हो तो उड़ा दीजिए हमारा सर। वैसे भी आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। राजकुमारी, आप सदैव के लिए पागल बना दिया हमें। राजकुमारी, यदि ये कुंडन नरेश हमारे पर आक्रमण न करे तो वचन दे तो हम यहाँ से चली जाएं। चंद्रकला, हम वीर पिता की कन्याएं हैं, ऐसे कहकर तुम अपने स्वाभिमान को गिरा रही हो। हम वचन देते हैं राजकुमारी, अपने स्वाभिमान और को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किंतु और यह भी वचन देते हैं कि हमारी सेना 10 देश के आक्रमण नहीं करेगी। आप केवल हमारे लौटने की प्रतिज्ञा करें। और दूसरी ओर दरबार में सेनापति संध्या होते पूर्व 10 देश में प्रस्थान करेगी, जो अवश्य आज्ञा। उसी समय राजकुमार दरबार में प्रवेश किया। क्षमा करें पिताजी, यह आक्रमण नहीं होगा। क्यों पिताजी? यह कदाचित नहीं होगा कि सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्थान करेगी। महाराज के आदेश का उल्लंघन का अर्थ है राजद्रोह। पिताजी, कुंडलपुर भावी शासक होने के कारण इस युद्ध को रोकने का अधिकार है मुझे, और तुम यह अधिकार हमारी मृत्यु के पश्चात मिलेगा। युवराज को नजरबंद कर दो। आदेश पाते सैनिक आगे बढ़े और राजकुमार को आखिर बड़ी फुर्ती से तलवार खींची और अविनाश ने तलवार यमराज के पास तीर घूमी। ओ ऐसा दुस्साहस सैनिक को
फिर बहुत बहुत से सैनिक आगे बढ़े। तलवार बिजली की तरह उस चमकती गई और दरबार के भट्टों सैनिकों के सिर उड़ाने लगा, किंतु आखिरकार अकेला था। अब मुझे निकलना हो चाहिए, राजकुमार सैनिकों को पूछता हुआ खिड़की के रास्ते से बनाता हुआ। अंत में राजकुमार खिड़की से कूदा और घोड़े के पर बैठकर सैनिकों की नजरों से ओझल हो गया। दूसरी ओर मणिवाली चंद्रमा जंगल में बैठी अपनी योजना पर विचार कर रही थी। रक्त से सनी तलवार लिए राजकुमार वहां पहुंचा। राजकुमार, यह रक्त तलवार साक्षी है कि हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं, आश्चर्य। तब राजकुमार विस्तार से सारी कथा बताई। आपने आपने अपने पिताजी से विद्रोह कर दिया राजकुमार, केवल उनका विश्वास जीतने के लिए। इसका क्या परिणाम? एक ऐसी चीज जिसका चिंता वीर पुरुष कभी नहीं होता राजकुमार। विश्वास कीजिए, जब अभियान पे मैं आपके साथ हूँ, यदि युद्ध बंद नहीं हुआ तो आपके साथ चलकर आप और युद्ध करूँगा। ये देख, मणि का अपने सौंदर्य के जादू पर कमाल है युवराज, विद्रोही बना दिया। चल चुप रह शैतान। दूसरी ओर राज दरबार में जोर सिंह, क्षमा करें महाराज, एक साधारण के लिए युवराज को अपमान उचित नहीं। साधारण बात? महामंत्री हमारे सम्मान सिंहासन को चुनौती दी है, चाहे कारण कुछ भी हो रहीम, परंतु युवराज से विद्रोह करना राज्य से उचित नहीं है। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं विद्रोह का असर कैसे कुचला जाता है महामंत्री। हमारी सेनाएं दक्ष राज्य पर आक्रमण के लिए कूच करी। उधर जब आक्रमण का समाचार राजा रतन सिंह को मिला, उसके चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता उभर आई। सेना शत्रु आक्रमण के मुंह का तोड़ जवाब दिया जाए। आप निश्चिंत रहे महाराज, हमारे वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान देंगे। महामंत्री मणिबाला एवं चंद्रकला के पास पूछना कुछ प्राप्त हुई? नहीं महाराज, गुप्तर निराश होकर लौट आए। दूसरी ओर गुफा में बैठे राजकुमार, प्रस्थान का समाचार मिला है। राजकुमारी जी, मैं कुंडल के रक्त की नदियां बहा दूंगा। आप अपना शौर्य खो रहे हैं राजकुमार जी। यह तो सोचिए, आप अकेले इतना विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे? नहीं नहीं राजकुमारी, परंतु हम अपने प्राण तो दे सकते हैं। मेरे विचार से अब हमें अपने राज्य में पहुंचकर शत्रु का सामना करना चाहिए। उसी समय कुंडल राज्य की बड़ी सेना दस राज्य की ओर बढ़ रही थी। जोर सिंह एक हाथी पर सवार थी। कुंडल पर नरेश की जय हो। ऐसा तो नहीं है कि युवराज कुंडल निकलकर हमारे किसी शत्रु से मिल गया? उधर युवराज अश्वनी, मणिबाला और चंद्रकांता सहित कुंडल राज्य की सीमा पार कर रहा था। बस अब पहुंचे। उधर युद्ध भूमि में जाने से पूर्व रतन सिंह, यदि ऐसा समय हमारी पुत्री मणिबाला भी होती तो कितना अच्छा होता। ईश्वर करे आप युद्ध भूमि विजय होकर लौटे। उसी समय मणिबाला वहां पहुंची। प्रणाम। ओह मेरी बेटी। पिताजी, कुंडलपुर के युवराज अश्विनी सिंह हमारे साथ है, आपसे मिलना चाहते हैं। सुनकर रतनपाल चौंका। कुंडलपुर के युवराज? शत्रुपुत्र, इस दुष्ट जोहर सिंह का बेटा? मणि बाला ने सारी बात बताई। युवराज शत्रुपुत्र होते हुए हमारे मित्र हैं। राजविद अनुसार यह शुभ समाचार है पुत्री, उन्हें आदर से ले आओ। जी पिताजी। जब युवराज अश्विनी कक्ष में प्रवेश किया, हमें तुम्हारा स्वागत करते हैं युवराज, इस धर्मयुद्ध में हम आपके साथ हैं महाराज। इधर कुंडलपुर की सेना राज्य सीमा के खेमे में गड़ गई। गुप्तचर जोर सिंह खेमे में प्रवेश किया। एक विशेष समाचार महाराज, युवराज दस्त नरेश के रतन सिंह से मिल गई हैं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैंने राजा रतन सिंह के युवराज को महल में एक साथ देखा, यह सच कहता हूँ। जोर सिंह को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा दे मारा। हमें ऐसा आकांक्षा थी गुप्तचर। एक समाचार यह भी है कि महाराज युवराज खुद अपनी सेना से युद्ध करेंगे। युवराज अश्वनी, मणिबाला और चंद्रकांता
के साथ तीनों युद्ध की तैयारी में घोड़ों पर सवार थे। आज हम धन्य हुए राजकुमार युवराज। ओह, आप सौभाग्यशाली हैं महाराज, हमें कुल मणिबाला जैसी वीरांगना को जन्म दिया। यह मेरी सखी चंद्रकथा और रण कौशल को देखकर तो आप दंग नहीं रह गए युवराज। उधर महाराज जोर सिंह बेटे के वियोग में अस्वस्थ हो गए। सेनापति, अस्वस्थ के कारण हम युद्ध नहीं कर सकेंगे, अतः सेना का संचालन तुम्हारे हाथों में रहेगा। जो आज्ञा। सेनापति युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अगली प्रातः दोनों सेनाएं युद्ध के बिगल बजा। हर हर महादेव, हर हर महाकाली। और जोर सिंह अपने शिविर में चिंताग्रस्त बैठा था। वो एक युद्ध नीति, दूसरे पिता का धर्म, किंतु समय हम पिता का ही धर्म का पालन करेंगे। और बिगुल बजते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे भूखी बेड़िए टूट पड़ी। जय दक्ष नरेश, कुंडलपुर नरेश की जय हो। दक्ष नरेश की सेना अच्छी व सामूहिक रचना के कारण कुंडल नरेश सेना पर भारी पड़ने लगी। रतन सिंह युद्ध अनुभव, युवराज अश्वनी अतुल वीरता और मणिबाला चंद्रकांता के अचूक निशानों से शत्रु सेना तराई तराई मच गई। चंद्र सिंह बार बार अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। वीरो, तुम्हें जीते शत्रु को मृत्यु का अपमान करने होने पाए, आगे बढ़ो वीरो। उसकी तलवार शत्रुओं का धनुष कितनी काट रही थी। उधर युवराज अश्वनी कुंडलपुर की सेनापति के सामने पहुंचा। क्या बात है सेनापति, आपने मुझे देखते ही अपनी तलवार क्यों नीचे कर दी? आप कुंडलपुर के भावी सम्राट युवराज हैं, आपका स्वागत सम्मान करता हूँ। आपसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु उस दिन जब दरबार में आपने मुझ पर हमला किया था, तब सामना भावना कहाँ गई थी? क्षमा करें युवराज, उस समय महाराज की आज्ञा का पालन धर्म था, तो अब भी उसी धर्म का पालन कीजिए। मेरा वार रोकिए। फिर युवराज सेनापति ने मोह त्याग एक दूसरे पर जूझने लगे। और उधर राजकुमारी मुनिबाला ने चंद्रकांता अचूक बाणों ने सर्वनाश करने पर लगी हुई थी। युवराज अश्वनी सेनापति को जम कर ले रहा था। लोहा मुकाबला भारी था, किंतु युवराज ने जल्दी सेनापति को मार डाला और सेनापति मरते ही युद्ध में भगदड़ मच गई। सेना मारे गए, भागो भागो। जोर सिंह को मिला। क्या तूने क्या किया बेटे? अपने सेना के पति को मार डाला। हमारी व्यवस्था है कि हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। जिन हाथों में तुम्हें गोदी में खिलाया, उस पर वार करने के लिए तुम्हें प्यार किस प्रकार कर सकोगे? सिर दी उसने अपने भाव का आवेश संभाला और युद्ध के लिए तैयार हुए। परंतु युवराज अश्वनी पहले रतन सिंह से टक्कर ले रहा था। उससे जोर सिंह से चेतावनी दी, सामने से हट जाओ रतन सिंह, आज यह युद्ध पिता और पुत्र के बीच में होगा, तुम मत आओ। नहीं नहीं जोर सिंह, वीर पुरुष युद्ध के मुंह नहीं मुड़ा करते। युवराज के बाद सोचना, पहले मुझसे युद्ध करो। रतन सिंह, अब यह युद्ध पिता और पुत्र का हो गया है। तुम अपनी जान गवा कर हमारी जान बचाने की कोशिश न करो। लेकिन युवराज अश्वनी वहां पहुंच गया। किसकी जान जाती है, इसका निर्णय तलवारें ही कर सकती हैं। पिताजी, कीजिए अपना वार। आश्चर्य, यह एक पुत्र अपने पिता को चुनौती दे रहा है। पिता को नहीं, अधर्म मार्ग पर चलने वाले राजा को चुनौती दे रहा हूँ। यदि दुर्भाग्य वह मेरा पिता है और मैं यह युद्ध करूंगा। मैं राजकुमारी को वचन दिया है, मेरे जीते जी राजकुमारी कुंडलपुर पर अधीन नहीं होगा। युद्ध कीजिए या फिर सेना को वापस लौट जाइए। दक्ष राजा स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। तेरा इतना साहस, तू मुझे वापस लौट जाने को कहे? संभल मेरा वार। और फिर पुत्र पितर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रतन सिंह यह देखकर निश्चित हो उठा, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि मेरे कारण पिता और पुत्र में युद्ध छिड़ जाए। युवराज अभी बालक है, उसे कुछ न हो जाए। आखिर युवराज घायल होकर नीचे गिरा। जोर सिंह ने रोक लिया और तलवार फेंक दी। उठ पुत्र उठ, युद्ध में पिता श्री तुम्हें, विजय श्री तुम्हें मिल गई। आप हार गए पुत्र, और अपनी सेना के साथ कभी वापस लौट
रहे हैं। अब हम विजय नहीं चाहते। जोर सिंह ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध बंद हो गया। जोर सिंह आगे से गले मिले। सभी भाव विह्वल हो गए थे। रतन सिंह अपने बेटे को लहू देखकर हमारी आंखें खुल गई। आज हमें अपने व्यर्थ रक्तपात किए क्षमा मांगते हैं और आप से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमें अपनी मित्रता और रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। यह तो हमारे लिए प्रशंसा की बात है जोर सिंह। और उसी दिन शाम को 10 राज्य और कुल राज्य के बलिष्ठ संबंध हो गए। सेनाइयों गूंज उठी। राज्यों के बीच बन गई रिश्तेदारी की घोषणा कर दी गई। विवाह और अग्निकुंड में दोनों राज्य की दुश्मनी जलकर राख हो गई। बाद में राज्याभिषेक कर दिया गया। बढ़िया।